नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसी पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन, इससे पहले की वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के रूप पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमको चर्चा करना है सामाजिक परिवर्तन के जो फैक्टर हैं, घटक हैं और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन की। इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन होता रहता है। किसी में तेज गति से होता है, किसी में मंद गति से होता है और किसी में सामान्य गति से परिवर्तन होता रहता है। ठीक, ये परिवर्तन किस तरह से होगा, ये उसको प्रभावित करने वाले कारकों पर और घटकों पर निर्भर करता है। ठीक, कुछ घटक हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला घटक है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। चाहे जो समाज हो, सबकी अपनी एक भौगोलिक सीमा है और उस सीमा में रहकर ही उसका परिवर्तन संभव होता है। ठीक, इस सीमा के अंतर्गत उसका क्षेत्रफल आता है, उसमें उसकी भूमि, जंगल, जीव, जलवायु, खनिज पदार्थ, ये सब बहुत सारे स्रोत उस सीमा में निश्चित होते हैं। ये देखा गया है भौगोलिक परिवर्तन के कारण सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। भौगोलिक परिवर्तन के कारण सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। ठीक, उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान पर बाढ़ या तूफान अधिक आता है तो उस जगह के लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे के सहयोग के लिए, मुसीबत में सामना करने के लिए हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। और दूसरी तरह देखा जाए, कहीं अगर खनिज पदार्थ निकल आए या कुछ हो जाए तो वहाँ लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कोई संपदा मिल जाए तो आपस में लड़ने लगते हैं उसके बंटवारे को लेकर। तो कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ भी सामाजिक परिवर्तन का कारण बनती हैं। फिर दूसरा है जैविकीय विशेषताएं। जैविकीय विशेषताएं, जैविकीय विशेषताएं क्या होती हैं? इसके अंतर्गत मनुष्य की प्रजाति, नस्ल, जनसंख्या, लिंग, भेद, ये सब जैविकीय विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। भिन्न भिन्न प्रजातियों के, भिन्न भिन्न नस्लों के लोग शारीरिक रचना में भिन्न भिन्न होते हैं। तो सबकी शारीरिक रचना भी भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनके व्यवहारों में भी भिन्नता आ जाती है। ठीक, जब एक प्रजाति एवं नस्ल के लोग दूसरी प्रजाति एवं नस्ल के लोगों से मिलते हैं तो उनके सामाजिक संबंधों में अंतर आता है। उनके सामाजिक संबंधों में अंतर आता है। और इसी प्रकार किसी समाज की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो उसका भौतिक विकास तेजी से होता है। ठीक, और लोगों में द्वेष और ईर्ष्या की भावना बढ़ती है। इसके विपरीत किसी समाज की जनसंख्या अगर कम होती है, किसी समाज की, आप अपने समाज में देखिए, जिस जात प्रजात और समाज के लोग कम होते हैं उनमें यूनिटी होती है, उनमें एक दूसरे के साथ निकट आते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग भरा व्यवहार करते हैं। लेकिन जिस समाज की जनसंख्या अधिक होगी, जिस जात की जनसंख्या अधिक होगी, उसमें ईर्ष्या, घृणा और द्वेष पैदा होता रहेगा। ठीक, लिंग भेद भी सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य कारक होता है। यदि किसी समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है तो उस समाज में पुरुषों के प्रति स्त्रियों के व्यवहार में अंतर आ जाता है। ठीक, फिर है सांस्कृतिक विशेषताएं, कल्चरल जो चीजें होती हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार संस्कृति से मनुष्य द्वारा जो कुछ भी अच्छा निर्मित है, चाहे वो विचार हो, व्यवहार हो, वस्तुएं हों या हमारी विधियां हों, कौशल हो, कला संगीत हो, कला कौशल हो, नृत्य गायन हो, भाषा हो, साहित्य हो, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, वो सब कुछ जिसमें उसकी आस्था होती है, जिससे उसकी पहचान होती है, उसी को संस्कृत कहते हैं। ठीक,
हम जानते हैं कि समाज की संस्कृति में आसानी से कोई परिवर्तन, इतना इजीली कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसके कारण सामाजिक परिवर्तन जरूर होते हैं। सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। ठीक, आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे देश में बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म और संस्कृति का जब प्रचार प्रसार होने लगा तो कहीं ना कहीं जात वाला बंधन जो है, जो जकड़ा हुआ था देश में, वो जात वाला बंधन थोड़ा ढीला पड़ गया और लोग स्वयं की मोक्ष की चिंता छोड़कर समाज के बारे में सोचने लगे और उस समय उसके कारण बहुत सारा सामाजिक परिवर्तन हुआ है। ठीक, इसके साथ साथ दूसरे धर्म और संस्कृति को भी लोग अपना रहे हैं, ये भी सामाजिक परिवर्तन का एक फैक्टर बन जा रहा है। तो संस्कृति भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विशेषताएं भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारण होती है। फिर है राज्य और शासन तंत्र। समाजशास्त्रियों ने राज्य और शासन तंत्र को सामाजिक परिवर्तनों के मुख्य तत्वों में स्थान नहीं दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रारंभ से ही सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य कारक या तत्व राज्य और शासन तंत्र रहा है। ठीक, कभी हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसमें एक तंत्र शासन प्रणालियां लागू थी। ठीक, और सभी राज्यों के लोगों के सामाजिक संबंध उनके शासक निश्चित करते थे। अगर शासकों में आपस में बनती थी तो समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। अगर शासकों में आपस में नहीं बनती थी, मनमुटाव होता था, लड़ाइयाँ होती थी, तो उनके नागरिकों में भी वैसी भावना उत्पन्न होती थी, उनमें भी बहुत अच्छे संबंध नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं अगर उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं तो यहाँ के नागरिकों के भी संबंध आपस में अच्छे नहीं रहेंगे। अगर यहाँ पर संबंध, देशों के संबंध अच्छे होते तो नागरिकों के संबंध अच्छे होते। तो कहीं ना कहीं राज्य और शासन तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है सामाजिक परिवर्तन के लिए। ठीक, जैसे अंग्रेज के शासनकाल में अंग्रेज आए तो बहुत सारा सामाजिक परिवर्तन हुआ, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, ठगी प्रथा, ये सब बहुत सारी चीजें चल रही थी जो कहीं ना कहीं समाप्त हुए, जिससे सामाजिक परिवर्तन आया। ठीक, बाल विवाह पर रोक लगा, सती प्रथा पर रोक लगा, इस तरह के परिवर्तन हुए। ठीक, इसके साथ साथ जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में इस बात को, छुआछूत को लेकर एक संविधान में लिख दिया गया कि किसी के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जिसका परिणाम ये दिख रहा है कि अब सभी जातियों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। छुआछूत पर रोक लगा दी गई है। ठीक, ये भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। फिर है अर्थतंत्र, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? ये भी सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य कारक होता है। ठीक, कभी हमारा देश जो था वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। ठीक, कृषि को उच्च व्यवसाय माना जाता था और उस हिसाब से कृषकों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। आज हमारे देश में औद्योगिकरण की व्यवस्था हो गई है। ठीक, तो उद्योगों को प्रधानता के रूप में रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं कृषकों के साथ दोहरा मानदंड, दोहरा व्यवहार अपनाया जाता है और उद्योगपतियों के साथ दूसरा व्यवहार अपनाया जाता है। ठीक, तो जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होती है उसको पहले रखा जाता है और जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उसको पीछे कर दिया जाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक होता है। विज्ञान और तकनीकी फिर अगला कारक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सामाजिक परिवर्तनों का इस समय सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जो है वो विज्ञान यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होने वाले विकास को माना जा सकता है। जैसे जैसे हम समाज को जान रहे हैं, देश को जान रहे हैं, दूसरे देश को, विश्व को जान रहे हैं, आज हमारे सामने टेलीविज़न रखा हुआ है, उससे हम दूसरे के रीति रिवाजों को, दूसरे के प्रतिमानों को, दूसरे के संस्कृतियों को जानने का प्रयास करते हैं। और मशीनों का आविष्कार हुआ, कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ठीक, उद्योगों का, बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ, एक नया वर्ग समाज में शुरू हुआ, धनी और निर्धन वर्ग बट गया समाज।
या धनी वर्ग है या निर्धन वर्ग है। यानी कह सकते हो आप शासक और शोषित वर्ग में समाज बढ़ गया। ठीक, जिसमें नौकर और मालिक के बीच में असहयोग की भावना बढ़ती जा रही है, बढ़ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है, जिससे कुछ अच्छाई भी है और कुछ कमियां भी इसके परिणाम स्वरूप आई हैं। ठीक, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा कारण प्रभावित करने वाला विज्ञान और तकनीकी है। फिर बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा, आज हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो शिक्षा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारक है सामाजिक परिवर्तन का। ठीक, इन जितने भी कारक बताए गए हैं, इसमें सबसे मजबूत कारक शिक्षा ही है। ठीक, जो भी संस्कृतियों के प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ साथ जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उसको दिशा देने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन का भी एक मूल कारण है। आप देखोगे कहीं ना कहीं जब वैदिक के बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली आई, तो बौद्ध बुद्धिस्टों ने, जो उनके मठ और विहार थे, धार्मिक केंद्र थे, लेकिन अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने मठ और विहारों को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित कर दिया। तो जिससे शिक्षा का सहारा लेकर अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार देश में और विदेशों में किया उन्होंने। फिर मध्यकाल की शुरुआत होती है 1200 ईस्वी के आसपास। मध्यकाल में भी इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा को सहारा बनाया गया। जो मकतब और मदरसे थे, वो इस्लाम धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के केंद्र थे, जिसमें अरबी फारसी माध्यम से शिक्षा शुरू की गई और उसी के माध्यम से इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। तो जिससे सामाजिक परिवर्तन आया समय समय पर। तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख घटक है, प्रमुख कारक है। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा हम कर रहे थे। फिर बात कर लेते हैं कि बाधक कारक कौन से हैं। वो कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचा रहे हैं। बाधक कारक कौन से हैं, वो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि बाधक कारक कौन से हो सकते हैं। जैसे पहला क्या है, रूढ़िवादी राज्य। रूढ़िवादी राज्य क्या है? रूढ़िवादी राज्य वो कह सकते हो उन राज्यों से है जो मूल रूप में किसी संस्कृति अथवा धर्म पर आधारित होते हैं। रूढ़िवादी राज्य वो होते हैं जो मूलतः किसी संस्कृति और धर्म पर आधारित होते हैं। ये नियम और कानून बनाते हैं जो वो उनकी संस्कृति अथवा धर्म पर आधारित होते हैं। ठीक, यही कारण है कि ऐसे राज्यों में सामाजिक परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। जो इनोवेटिव नहीं होते, नई सोच के नहीं होते, वो अपनी धर्म और संस्कृति के आधार पर ही समाज में जुड़े रहते हैं, तो उसमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। फिर दूसरा है रूढ़िवादी शिक्षा। रूढ़िवादी शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो मूल रूप से समाज की संस्कृति और धर्म पर आधारित होती है। जैसे अभी हम मदरसों की, मकतब और मदरसों की शिक्षा की बात करें, आज विज्ञान और तकनीकी का समय है। विज्ञान और तकनीकी के समय में हम अरबी फारसी के माध्यम से शिक्षा लेकर या उन चीज़ों को पढ़कर, ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़कर हम इनोवेटिव नहीं बन सकते, हम वैज्ञानिक सोच के नहीं बने, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं हो सकता है। आज मांग विज्ञान और तकनीकी की है, तो हमको उस तरह से शिक्षा की जरूरत होती है। तो रूढ़िवादी शिक्षा भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन में एक बाधा उत्पन्न करती है। ठीक, ये आसानी से अपने पाठ्यक्रमों में, अपनी शिक्षा में परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि समाज की जो मांग है, वर्तमान में जो मांग है, उनको अपनी पाठचर्या में हिस्सा देना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए। फिर तीसरा है संस्कृति यानी कल्चर। कहीं ना कहीं जो राज्य प्रगतिशील होते हैं और जिनकी शिक्षा भी प्रगतिशील होती है, उनमें भी संस्कृति सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती हो। कहते हैं ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ठीक, हम जानते हैं कि किसी समाज में लोग प्रायः सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते जो उनकी संस्कृति के प्रतिकूल होते हैं। जैसे हमारे कल्चर में जो नहीं है, अगर परिवर्तन में वो चीज़ें आती हैं तो हम उसको इतनी आसानी से नहीं स्वीकार करते, कहते हैं नहीं हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, इसको हम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मूल रूप से भारतीय संस्कृति को ले लीजिए। इसका मूल तत्व है कि हमारा समाज उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही होंगी। उस समय वैदिक काल में हमारा समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलता था और वो सभी वर्णों के काम निश्चित कर दिए गए थे। ठीक,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के आधार पर काम निश्चित कर दिए गए थे। इस समाज में, उस समाज में जातीय विवाह की प्रथा है और परिणाम यह है कि आज भी अधिकतर लोग अंतरजातीय विवाह का विरोध करते हैं। जातीय विवाह ही वैदिक काल से चला रहा है, आज भी जातीय विवाह को ही प्रमुखता देते हैं। फिर है धर्म। पांचवा जो चौथा बाधक कारक है वो धर्म है। ठीक, यूँ धर्म संस्कृति का ही एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है, परंतु इससे अलग इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक बाधा धर्म ही उत्पन्न करता है। ठीक, हम देख रहे हैं कि किस समाज में, जिस समाज का धर्म देख रहे हैं कि जिस समाज में जिस धर्म का पालन किया जाता है उसके अधिकतर सदस्य धर्म के प्रतिकूल कार्य ही करते हैं। धर्म के प्रतिकूल कार्य करने से डरते हैं, धर्म के अनुकूल ही कार्य करते हैं, प्रतिकूल कार्य से करने से डरते हैं, भय खाते हैं। वे धर्म प्रतिकूल सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने में भी डरते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तब देख रहे थे कि शादियाँ जो होती थी वो 3 दिनों की होती थी। 3 दिन की बारात जाती थी, एक दिन जाते थे, दूसरे दिन रुकते थे, तीसरे दिन विदाई होती थी। इस तरह से हम लोग छोटे थे तब देखे। ठीक, जिसने भी शुरुआत की होगी कि नहीं अब शादी एक दिन में, जिस दिन जाओ उसी दिन शादी हो जाएगी, 3 दिन वाला समाप्त किया, जिसने भी शुरुआत की होगी उसका बड़ा विरोध शुरुआत में हुआ होगा। लेकिन बाद में जब लोगों को लगा कि नहीं नहीं इससे तो फायदा हो रहा है, इससे तो काम आसान हो जा रहा है, समय भी बच रहा है, तो चीज़ें धीरे धीरे लोग देखकर करने लगे। तो परिवर्तन भी होता है जब समाज में ज़्यादातर लोग उसको अपना लेते हैं तो सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे जब कृषि के यंत्रों का आविष्कार हुआ या मशीनों का निर्माण हुआ, तो आविष्कार हुआ तो लोगों ने विरोध किया, कहा अरे ये तो ये कर देगा, वो कर देगा। जैसे शुरुआत में हाइब्रिड बीजों की बात की जाए, एक समय था पीवी नरसिंह राव थे शायद प्रधानमंत्री, उस समय हाइब्रिड बीजों का बहुत विरोध हुआ था कि ये देश को नुकसान पहुंचा देंगे, विदेशी हाथों में बेच दिया जाएगा। लेकिन समय की मांग को देखते हुए आज जो देसी बीज होते हैं उससे बुआई की जाए तो 1 बीघे में 1-2 क्विंटल ही अनाज पैदा होता है। लेकिन जब हाइब्रिड बीजों की बुआई की जाती है 7 कुंटल, 8 कुंटल, 9-10 कुंटल लोग बीघे में पैदा कर लेते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने उसको अपनाया। जब देखा कि हाँ ये हमारे अनुकूल है, इस परिस्थितियाँ अनुकूल है, इससे लाभ है, तब लोग अपना लेते हैं, नहीं तो विरोध करते हैं। तो धर्म भी कहीं ना कहीं उसका एक बाधक कारक है। फिर निहित स्वार्थ, कुछ लोग अपने स्वार्थ बस सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक, अपने भारतीय समाज को ही ले लीजिए, इसमें एक और महिलाएं पुरुष के समान अधिकार के लिए प्रयत्नशील हैं, तो दूसरी ओर पुरुष अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। ठीक, महिला आरक्षण की बात तो होती है लेकिन अभी तक उसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी शक्तियों का हनन कर दिया जाएगा, या इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। एक बात और, जब बैंकों की बात आई, बैंक खुलने की बात आई, तो जो साहूकार लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, उन्होंने शुरुआत में बैंकों का विरोध किया क्योंकि वो सूद पर पैसा देते थे। जो गरीब लोग थे, जो कृषक थे, उनको सूद पर पैसा देते थे, उनसे मोटा रकम ब्याज के रूप में लेते थे और उसी से चल रहा था। जब बैंक खुले तो बैंकों ने सस्ते दर पर ब्याज देना, जो वो महीने में लेते थे साहूकार, उससे कम में वो वार्षिक लेने लगे, तो जिसके बैंकों का शुरुआत में बड़ा विरोध हुआ। ठीक, तो इस तरह से निहित स्वार्थ भी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालते हैं। और एक और कह सकते हो उचित शिक्षा का अभाव। उचित शिक्षा से तात्पर्य वो है जो मनुष्य को सभी प्रकार की संकीर्णता से ऊपर निकाले, अपना पराया, स्वदेशी विदेशी, या इस तरह से जो संकीर्णता है, धार्मिक कट्टरता है, सांस्कृतिक कट्टरता है, इस तरह की संकीर्णता से आगे निकाल कर समाज के साथ, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात की जाए, ऐसी शिक्षा की जरूरत होती है, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जरूरत है, जिससे सामाजिक परिवर्तन होना संभव होता है।